अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर एडी शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ बड़ी अपडेट आ रही है एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी जो है वो अनाउंस कर दी है। अब कौन कौन जो है उसके अंदर शामिल है, कौन कौन से मेंबर्स उसके अंदर शामिल है, उस वाले से बात करेंगे। बात करेंगे सरफराज अहमद की कप्तानी को ज्यादा रिलायबल करार दे दिया गया है एक पाकिस्तान के बड़े लेजेंड की जानिब से, नंबर वन अंपायर की जानिब से। कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि अगर हम बात करें एशिया कप सिलेक्शन कमेटी की ओर बात कर लेते हैं, तो आज ही जो है वो आपके जो पीसीबी है उनकी जानिब से जो है सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की गई है, जिसके अंदर 4 मेंबर्स जो है शामिल हैं। एक आपके हारून रशीद उसके अंदर शामिल है, एक आपके मिकी आर्थर उसके अंदर शामिल है, एक को गोरे भाईजान उसके अंदर शामिल है, हेड कोच जो है वो शामिल है, और एक चीमा साहब है, कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होते हैं। ये डाटा एनालिसिस के तौर पर जो है इनको शामिल किया गया है। जिसके बाद दाऊद साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया तो फिर हल्का साहब में भी शामिल कर लें, हम भी जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कर लेंगे। तो जरा ये सिलेक्शन कमेटी दाऊद साहब जो है वो अनाउंस की गई है। ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है कि जिसके अंदर हेड कोच भी है, जिसके अंदर डायरेक्टर भी है, जिसके अंदर चीफ सिलेक्टर भी है। ये क्या कहानी चल रही है? देखिए, कहानी ये है कि आपको याद होगा यहाँ पर हमने खबर दी थी कि मिकी आर्थर जब कह रहे थे कि मुझे सिलेक्शन कमेटी में इंटरफेरेंस चाहिए, और वो इवन डिमांड ये कर रहे थे कि कोई नई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए। तो लेकिन आपको पता है कि जो हारून रशीद है वो नजम सेठी साहब के लेफ्ट हैंड है, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हारून रशीद तो रहेंगे, लेकिन मिकी आर्थर को भी, जो आपकी टीम के डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, उनको हेड कोच और आपके जो चीमा साहब हैं उनके साथ, हारून रशीद के साथ लगा दिया जाए। तो अब मिकी आर्थर डायरेक्ट सिलेक्शन कमेटी में इंटरफेरेंस इसलिए कर सकते हैं कि उनके पास ओहदा है। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ही रहेंगे जो अनाउंस करेंगे, लेकिन मिकी आर्थर आपके साथ रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हारून रशीद के साथ उनकी हर बात मानी जाएगी। मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें कोई खास बुराई नहीं है जब वो चला रहे हैं। अगर आप जो है आप ठीक है, अगर वो ये मांगते ना कि मुझे आप जिस तरह आपके मिसबाह लगता है कि चीफ सिलेक्टर भी वही थे, हेड कोच भी बाद में वही बन गए, फिर बैटिंग कोच भी वही बन गए, वो गलत हो जाता। उन्होंने अपना रोल जो है इसके अंदर जरूर रखा है कि अगर कोई गलत बंदा सिलेक्ट होता है, ये जिसको मैं चाहता हूं सिलेक्ट करवाना, तो मैं उसको करवा सकूं। हमने ये देखा है, ये प्रूव्ड है भाई कि मिकी आर्थर की जो सिलेक्शन है और जो उनकी निगाहें हैं वो बड़ी जबरदस्त है। आप फखर जमान को देखें, इनको जो ओपनर खिलाने वाले मिकी आर्थर है, शाहीन को देख लीजिए, शादाब को देख लीजिए, आपने जितने बड़े नाम आप उठा के देखेंगे, आप आमिर को देख लीजिए, इमाम को लेकर भी कोई आए, हर किसी को आपकी जो मेन टीम है ना उसको कॉन्फिडेंस देने वाले। जब आप 2016 में कह लो 15-16 में आपको जलालत हुई थी ना, क्या हुआ था 15-16 में सबको पता है कि 15 में भी आप ना मेन राउंड से आगे जा सके थे, ना 16 में आपने कुछ किया था। 17 में आपको सुरखरू कराने वाला एक ही बंदा तो वो मिकी आर्थर था, जिस तरह उसने निगाह रखी थी। सबके नाम बताया कि ना भूल गए बाबर आजम का। हाँ, आज अगर बाबर आजम है, ठीक है, बाबर आजम ने 2015 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे डेब्यू जरूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो उस तरीके से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जिस तरीके से आज बाबर आजम नंबर 1 है, वैसे नहीं थे बाबर आजम, लेकिन मिकी ने सपोर्ट किया इनको। टेस्ट में बहुत बड़ा फेलियर था, बहुत फेलियर आ रहे थे टेस्ट में, लेकिन बाबर आजम की जो टेक्निक थी उसको मिकी आर्थर समझते थे। लाइक आप उसी तरह बात कर लें जैसे आज आप कहते हैं अब्दुल्ला शफीक का, क्या उसके बहुत फेलियर आ रहे हैं, वो ये है वो है, लेकिन हम यहां बैठ के आज भी आपको कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत बड़ा बैट्समैन है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको जो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। शफीक को बाबर आजम कहते हैं कि ये किताबी खिलाड़ी है भाई, मतलब वो कहते हैं कि ये इतना एक्यूरेट है कि ये शाहीन आपके कहते हैं कि बाबर आजम के बाद जिसको बॉल करना मुश्किल तरीन है वो अब्दुल्ला शफीक, और अब आपके बाबर आजम खुद उसकी इतनी तारीफ करते हैं। खैर, सिलेक्शन कमेटी ठीक है, मुझे लग रहा है कि अच्छी कमेटी बनाई गई है। हेड कोच को भी इसके अंदर रख दिया गया। वो गलत होता कि हेड कोच को इस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता। तो ब्रेड बर्न आपके जो हेड कोच हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं, मिकी आर्थर है और हसन चीमा भी है, तो एक ठीक ठाक और एक अच्छी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की गई है। चले अली साहब आगे चले। बिल्कुल, इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है सरफराज अहमद के हवाले से। तो आपके जो एक अंपायर है अलीम डार साहब, एक लेजेंड अंपायर है, उनका ये कहना है कि बाबर आजम से ज्यादा अच्छे और टेक्निकल जो मुझे लगते हैं एक कैप्टन, वो सरफराज अहमद। देखिए, उनके पास चॉइसेस थी। जब उनसे पूछा गया कि मॉडर्न डे में जो कप्तान है उनमें आप किसको रेट करेंगे, मिसबाहुल हक भी हैं, अजीज ने भी कप्तानी की, आप ग्राउंड पे रहते हैं, अलीम डार से पूछा गया, बाबर आजम भी, सरफराज भी, तो उन्होंने कहा जो मैंने देखा है कि जो सही डिसीजन लेते हैं टैक्टिक्स वाइज, उन्होंने कहा जो बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग नजर आए हैं पिछले एक डेकेड में या 1.5 डेकेड में पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने सरफराज का नाम लिया। वजह उन्होंने ये बताई, वो कहते हैं कि विकेट के पीछे होते हैं तो ज्यादा वो अच्छी गेम को जज भी कर पाते हैं,
और जो उनके डिसीजंस मैंने देखे ऑन फील्ड वो मैंने ज्यादा बेहतर देखे, इतने किसी भी कप्तान के मुझे नजर नहीं आए। बाकी उन्होंने कहा कि बाबर ही बुरे कप्तान नहीं, अच्छा कर रहे हैं और सीखेंगे और अच्छा करेंगे तो करते रहेंगे, और मुझे लगता है उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। 90% अगर लोगों की आप राय लेंगे, हाँ अगर आप किसी एक प्लेयर को ज्यादा अगर प्यार करेंगे वो एक अलग बात है, फिर आप बायस हो जाते हो, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर बात करोगे तो ठीक है। सरफराज की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन कप्तानी में तो वो ऊपर हैं। नहीं, उनके स्किल चले आगे, कप्तानी बहुत अच्छे हैं। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर। हमने कल ही खैर आपको ये बता दिया था कि जो वेन्यू जो है फाइनलाइज होने जा रहा है पीसीबी की तरफ से, वो है कि लाहौर को जो है वेन्यू फाइनलाइज कर दिया गया है, जहां पर जो है पीसीबी जो 4 मैचेस पाकिस्तान में होस्ट करेगा वो लाहौर के अंदर जो है पीसीबी होस्ट करने जा रहा है। और बाकी जो बकाया वर्ल्ड कप वो पीसीबी चाहता है कि दुबई के अंदर जो हो, क्योंकि वहां की जो गेट मनी है वो ठीक ठाक जो है जनरेट होती है। तो यही आज जो है वो ऑफिशियली तौर पर अपडेट चल रही थी, लेकिन आज की बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जय शाह की तरफ से, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था कि भाईजान जो आपके बीसीसीआई है, ये मैंने कई बार यहां पर आपको याद होगा कि एक्यूरेट हमने यहां पर बात की है कि उनको ब्रॉडकास्टर की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर चाहिए। तो अब यही हो रहा है दाऊद साहब, जय शाह जो है उनकी पूरी अब कोशिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करे इंडिया। नहीं, मैं समझता हूँ कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप ही नहीं हो सकता। मतलब एक सिर्फ ब्रॉडकास्टर की बात नहीं है, ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत अपने लिए नुकसान हो जाएगा। मतलब एक नुकसान नहीं कि खाली हम कहेंगे फाइनेंशियली, वो इंडिया के लिए एक बड़ा और रुला हो जाएगा। लेकिन अली जो आज बड़ी खबर है, और हमने खैर ये खबर आपको पहले भी दी थी, अगर आप स्क्रॉल करके हमारा थोड़ा सा शो पीछे जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको यही करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो पहले खबर स्टोरी दे दें और बाद में आप देखते हैं कि हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद या कभी कभी 2 दिन के बाद वो खबर सच्ची साबित हो जाती है। तो जैसे अली ने अभी पहले बताया लाहौर वाली खबर, तो अगर आप पीछे जाके देखोगे तो हमने ऑलरेडी, अगर आप ऊपर ही देखोगे तो जो आपको टाइटल मिलेगा जहां पर हमने डेट बताई है कि 2 सितंबर को पाकिस्तान और नेपाल का पहला मैच खेला जाएगा, वहीं पर हमने आपको बता दिया था कि लाहौर आपका जो है वो होस्ट करेगा। और इसलिए भी दिया गया लाहौर को कि क्राउड वाइज भी मसला नहीं होगा और सारे मैच 4 आप एक जगह कराओगे, बार बार आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे। कराची के थोड़े से शायद इशू ये भी आ सकते हैं कि वहां पर क्राउड बिल्कुल नहीं आता है, तो इसलिए कहा गया कि फिर वो थोड़ी बेइज्जती और ना हो जाए कि आपने लड़ के 4 मैच लिए और फिर क्राउड भी ना आए, वो बहुत अलग जलालत हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि लाहौर को दे देंगे। और पिंडी इस्लामाबाद में आपको पता है वो टाइम ही ऐसा है, इलेक्शन का टाइम होगा सितंबर में, तो पीसीबी इतना बड़ा रिस्क तो लेगा ही नहीं कि फैजाबाद पे स्टेडियम है आपका और सबसे बड़ा धरना ही वहां पर होता है। इवन मैं वाली जब हमने आपको बताया भी है काफी बार कि हम टीवी का शो कर आ रहे थे तो बीच में हम स्टक हो गए थे और बड़ी जलालत हमें देखने को मिली थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं अली के वो भी आप लाहौर वाला हो गया। दूसरी जो मैं बड़ी आपको खबर देना चाह रहा हूं वो ये है कि आपका एशिया कप की जो मीटिंग हुई है बीसीसीआई की, एक अंदरूनी, वैसे तो उन्होंने रखा हुआ है कि हम 27 को मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन जो एक अंदरूनी खबर है वो ये है कि बीसीसीआई में फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया जा रहा है। अली साहब ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सेप्ट किया जा रहा है और बदले में ये डील होगी। ये भी हमने आपको पहले बता दिया था कि बदले में डील ये है कि पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि आप रिटर्न लिख के दो कि आप वर्ल्ड कप के लिए आओगे या रिटर्न, चले वो चल रहा है, लेकिन उन्होंने इन जो खबर है वो ये कि अश्योरेंस दें आप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा कि आप आईसीसी को अश्योरेंस दो, मतलब उन्होंने अपनी बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आप आईसीसी को अश्योरेंस दोगे कि अब आप ये हाइब्रिड मॉडल का चक्कर खत्म कर दोगे, मतलब वर्ल्ड कप में अब आप हाइब्रिड मॉडल नहीं लाओगे और ये फिर फजूल का जो है वो रोला नहीं चलेगा। अब इस पर पीसीबी ने, क्योंकि ऑलरेडी जो नजम सेठी है उन्होंने ये बात कही हुई है कि इसका फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जब बात आती है तो इंडियन बीसीसीआई भी अपनी गवर्नमेंट से इजाजत लेता है कि हमें पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, उनको नहीं मिली इजाजत। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मानना है कि हमें भी हमारी गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी नजम सेठी ने भी 2016 में भी जो चौधरी निसार साहब थे उन्होंने आखिरी टाइम पर इजाजत दी थी, तब हुआ था, और वो भी इजाजत ऐसे नहीं मिली थी, इजाजत भी ऐसे नहीं मिली थी, एक सिक्योरिटी टीम भेजी थी। पॉजिटिव बात यह है कि पिछली बार भी जब इजाजत मिली थी नून लीग की हुकूमत थी, मतलब क्रिकेट फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो पिछली बार इन्हीं की हुकूमत थी जिस टाइम इजाजत मिली थी, और अब भी अगर बात करें मोस्टली इन्हीं की, पीडीएम जरूर है लेकिन मोस्टली यही है यहाँ पर इस वक्त। मतलब आप कह रहे हैं इजाजत मिल जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ कि शायद नहीं, इजाजत तो मिल ही जानी है। ये इजाजत का तो एक ऐसी नजम सिटी ने वो अपना तो शायद मोस्टली बेहतर, शायद ज्यादा अच्छी इजाजत मिल जाती क्योंकि वो खुद क्रिकेटर है। नहीं, इजाजत मिली थी, अच्छी इजाजत क्या और बुरी क्या, इजाजत होती है अगर कोई इजाजत दे दे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बताते खुद क्रिकेटर है, क्रिकेटर कभी भी बायकॉट नहीं करता। हाँ नहीं, बिल्कुल बात ठीक है, क्रिकेटर नहीं कभी बायकॉट, अब बायकॉट बनता भी नहीं है वर्ल्ड कप का। आप देखो अब सेकंड जो अब कहा जा रहा है कि अब हाइब्रिड मॉडल, जो नजम सेठी ने आकर बात की है एक टीवी में, उन्होंने बात कर रहे थे, अभी कल की बात है, उन्होंने वहां पर भी बात भी की, अब लोग पूछ रहे कि कब ये फैसला होगा, उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में फैसला हो जाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि कल का दिन था, आज का दिन भी गुजर गया, तो आप कह लो कि कल, अगर नजम सिटी की मैं बात तो कोट करूं तो उनके मुताबिक कल का जो दिन है फैसला आ जाएगा, कल परसों तक वो कह रहे हैं कि
कि एशिया कप का क्या सिस्टम चल रहा है। 27 को फैसला होगा, ये नहीं, वो कहते रहे उन्होंने, नहीं उन्होंने कहा कि मुझे बता दिया जाएगा, नहीं वो 27 को नहीं कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उन्होंने कहा ये कि तो चल जाएगा। काफी हद तक खबरें चल गई हैं कि 80-90% एक्सेप्ट। हाँ वो आपको पता है, हमने भी खबर दी थी, नहीं वो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें भी बड़ा अजीब सा होता है कि रोज हम भी शो कर रहे होते हैं, अब आज ये खबर होगी, सो को उठो नई खबर आ गई, जैसे अब आज आई है, क्योंकि चलो ये तो हमने आपको पहले दी भी थी, लेकिन फिर से आज चलना शुरू हो गया ना कि बीसीसीआई ने बोला है कि आप हमें एश्योरेंस दें। लेकिन अब जो सेकंड फिर अब जो डिबेट चलेगी वो वेन्यू पे चलेगी। हाँ, क्योंकि पीसीबी ये चाहता है कि यूएई में खेला जाए एशिया कप, जबकि आपका जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो चाहता है, और बाकी जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो सब ये चाहते हैं कि श्रीलंका में हो। उनकी रीजन ये है कि गर्मी होगी। पीसीबी ये कहता है कि जो गेट मनी है जाहिर है उसका एक बड़ा पार्ट पीसीबी के पास जाएगा, जो गेट मनी है, और उसकी वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है, तो पाकिस्तान का ये मानना है कि श्रीलंका में मैचेस के टिकट उतने बिकेंगे नहीं। उसके रीजंस हैं, पहली वजह तो ये है, आपको पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी हमारी तरह बहुत ही डाउन है, वो तो मुल्क भी दिवालिया हो गया है, तो जो रुपए की वैल्यू है श्रीलंका की वो बहुत ही डाउन है। तो उसकी वजह से अगर आप महंगे से महंगा भी टिकट बेचोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। पीसीबी बमुश्किल ही अगर कोई टिकट की जो प्राइस इकट्ठा करेगा, अगर बहुत भी उखाड़ ले, कोई बहुत उखाड़ ले, तो मैक्सिमम पाकिस्तान इंडिया के मैच से जो पीसीबी को गेट मनी मिलेगा वो 1 करोड़ मिलेगा। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां का रुपए की डॉलर को पता नहीं 350-400 का गया, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम मैंने लास्ट टाइम देखा था 360 पे था उनका भी, पता नहीं क्या है श्रीलंका का रुपए की क्या वैल्यू चल रही है। तो उस लिहाज से आप देखोगे तो पीसीबी को कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, दुबई के अंदर प्रॉफिट। वहीं अगर दरहम में बात चली जाती है तो इवन आपको याद होगा जब मैं और अली कवर करने के लिए गए हुए थे एशिया कप, तो हमने देखा था कि लोग हमें बता रहे थे कि यार 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख के हमने टिकट खरीदे हुए थे। इवन मैं और अली अभी शो से पहले भी हम कैलकुलेटर हिसाब लगा रहे थे कि अगर अभी ये होता है तो कितना पीसीबी को जो 200 बंदे अगर जो है ना वो टिकट लेने, जिसमें 50,000 रुपए वाला टिकट जो बिका था इनका, टक बिका था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कैसे वो टिकट निकला था, तो तकरीबन आप कह लो कि 200 बंदों का 1 करोड़ बनेगा। तो वहीं पर कैपेसिटी वहां पर ग्राउंड के अंदर 30,000 और चलो वेरी करते हैं प्राइसेस, कुछ के 50,000 है, कुछ के लाख है, कुछ 35,000 वाला भी था, कुछ करके कुछ 18,000 वाला भी था। हाँ मेरे हिसाब से तो कम से कम 15 या बिल्कुल मिनिमम लगा 15 करोड़। जो बड़े मैच है ना पाकिस्तान इंडिया के 2 लाजमी होने हैं, और फाइनल किसी का भी होना है, चाहे इंडिया फाइनल में पहुंच जाए या पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, उसका भी आपको इतना ही मिलेगा क्योंकि वो जैम पैक भी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 18 से 20 करोड़ ये आपको बड़े वाले मैच देंगे क्राउड में, जो आपके टिकट गेट मनी है। तो अब पीसीबी जो डिबेट करेगा जाकर वो यही करेगा कि यार मुझे गेट मनी में नुकसान होगा, या तो कंपनसेट किया जाए किसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है पीसीबी को करे। अब अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, आप अपनी राय भी दे दीजिएगा, लेकिन पहले मैं इसमें अपनी राय दे दूं। मुझे लगता है कि ये पीसीबी ये फजूल काम कर रहा है, इतना ये पीसीबी को भी कोई गेट मनी को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। इवन 10-15 करोड़ भी बेशक ये है, 3 मैच की बनेंगे ना, बाकियों में तो कुछ भी नहीं बनेगा। बाकियों में तो यूएई में आपको पता किसी ने नहीं आना, चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान चलो अफगानिस्तान ने फिर भी अगर शारजा में रखते थे मैच फिर भी क्राउड आ जाएगा, लेकिन बाकी जो मैच है श्रीलंका वगैरह उसमें कोई क्राउड नहीं आना, तो आपको नुकसान ही होना है, वो बिल्कुल नहीं आना। लेकिन अब जो इन्होंने वो टाइम भी दिया हुआ है, 4:30 का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है मैच की जो टाइम प्रपोज किया गया पीसीबी की तरफ से दोपहर को 4:30 बजे खेला जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आप दुबई की गर्मी सितंबर 2 से, क्योंकि ये एशिया कप शुरू होगा, तो उस टाइम सितंबर में जो एशिया कप में जो दुबई में जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप कंडीशन वाइज भी देखोगे, मुझे लगता है श्रीलंका ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके प्लेयर्स को इंजरी भी हो सकती है और ये नुकसान हमें ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि 8, 10, 7, क्योंकि पीसीबी को सारा तो नहीं मिलेगा, अगर 18 करोड़ भी है, चले अगर एक परसेंटेज भी अगर आप देख रहे हैं, एक मैच का पीसीबी को 6-7 करोड़ मिलेगा, ये मैं बड़े मैच की बात कर रहा हूं। ओवरऑल भी अगर आप पूरे बात करेंगे तो तकरीबन अगर आप श्रीलंका में यही एशिया कप होता है तो शायद पीसीबी को पूरे एशिया कप से जो गेट मनी में मिलेगा वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 करोड़ 12 करोड़ तक मिल सकता है। उसमें एक फायदा ये हो जाएगा कि जो श्रीलंका के मैच होंगे वो जैम पैक मिल जाएंगे, तो ना करके 10-12 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन जो अगर दुबई में पीसीबी करवाता है तो पीसीबी को तकरीबन मुझे लगता है कि 40-50 करोड़ तक का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये जो अगर पीसीबी के प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं पाकिस्तान टीम के, ये बहुत बड़ा झटका होगा। तो अब डिसाइड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्या वो 10, 15, 20 करोड़ का जो एक फर्क आ रहा है क्या वो ये बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल अब क्योंकि खबरें ये भी चल रही है कि यूएई जो है उसने अनऑफिशियली तौर पर बीसीसीआई से भी राब्ता किया है और उनका ये मानना है कि आपको पता है यूएई के सारों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो वो खुद भी सिर्फ ये पीसीबी की बात नहीं है कि पीसीबी कहेगा जी के बीसीसीआई को कि जी यूएई को दे दो, तो यूएई बैक डोर पे जो है वो खुद भी चाहता है कि मुझे मिल जाए। इवन खबरें तो थी हमारे पास जब लास्ट में पहली इनकी बहरीन में जब मीटिंग हुई थी और उसका फिर यूएई में भी आए थे, तो उस टाइम यूएई की जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है उसने यहां तक ऑफर की थी कि वो जो क्लाउड सीडिंग होती है
क्लाउड सीडिंग ही बोलते हैं ना, जो आसमान जो बारिश कर देती है, Sweet बारिश कह लें। हाँ आर्टिफिशियल जो बारिश होती है, वो तक उन्होंने कहा था कि हम आपके एशिया कप से पहले 1 दिन पहले वो करवा देंगे, 2 दिन पहले, अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो हम वो करवा देते हैं ताकि मौसम बेहतर हो जाए। तो अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इसमें मुझे फिर भी लगता है कि कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज के हमारे शॉप को आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है इस तरह कीजिए कि इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं ग्रेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।